Hello students, welcome to the class Magnetic Force on a Current Carrying Conductor। अगर मैं एक करंट कैरिंग कंडक्टर लेता हूं जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है, वायर एक तरह से सिलेंड्रिकल शेप में है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगने वाली है। दिस इज माय करंट कैरिंग कंडक्टर जिसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहा है और उसकी लेंथ एल मैंने मान ली। इसकी लेंथ एल है और हमने इसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। ये जिसकी स्ट्रेंथ बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि स्क्रीन के अंदर की तरफ जा रहा है। जो क्रॉस है वो बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इज इनटू द स्क्रीन, कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर की तरफ है। तो ये हमारी सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बेस पर हम पता लगाएंगे कि ये जो मेरा करंट कैरिंग कंडक्टर है सिलेंड्रिकल शेप का, इस पर कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि कोई एक सिंगल चार्ज अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो उस पर क्या मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है। कुछ इस तरीके से थी। मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए सिंगल चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v, कुछ इस तरीके से चार्ज टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ velocity of the charge and the magnetic field। तो ये मैग्नेटिक फोर्स लगेगी अगर एक सिंगल चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है और उस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज v। तो ये फोर्स लगने वाली है। अब ये वाली फोर्स जो कि सिंगल चार्ज पे लग रही है, अब ये करंट कैरिंग कंडक्टर जिसकी सिलेंड्रिकल शेप है, क्या उसकी बेसिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स में कोई अंतर होगा? नहीं, अंतर क्यों होगा? सिंगल चार्ज पे ये फोर्स लग रही है। तो मान लेते हैं इस करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं। ये देखिए, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं। तो मान लेते हैं टोटल चार्ज इस करंट कैरिंग कंडक्टर में कैपिटल क्यू में मान लेता हूं। और ये जो चार्जेस हैं मान लेते हैं किसी एवरेज वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड v है। तो इन चार्जेस पे या करंट कैरिंग कंडक्टर पर ये फोर्स लगने वाली है, मैग्नेटिक फोर्स। तो अंतर किस चीज में आया? पहले सिंगल चार्ज था, अब ये बहुत सारे चार्जेस आ गए। तो बेसिकली तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, बस नंबर ऑफ चार्जेस बढ़ गए, उनका चार्ज बढ़ गया। तो इसी फोर्स को हम थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। फाइन, आई सपोज ये आपको समझ आया होगा कि करंट कैरिंग कंडक्टर पे भी वही मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है, प्रोवाइडेड हम देखेंगे उसमें जो चार्ज है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस ऑब्वियसली करंट कैरिंग कंडक्टर में सिंगल चार्ज के मुकाबले बहुत सारे हैं। तो ये हमारी सिचुएशन है जिसके बेसिस पे हमने ब्रॉडली एक फोर्स पता लगाई, मैग्नेटिक फोर्स कुछ इस तरीके से लगने वाली है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये जो देख रहे हैं आप, नंबर ऑफ जो चार्ज कैरियर्स हैं, वो टोटल इस पूरे सिलेंड्रिकल वायर में मान लेते हैं कैपिटल एन है। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये कैपिटल एन, जिसको मैं बोल देता हूं टोटल इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी अगर निकालूं तो वो क्या आएगी? अगर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कैपिटल एन है, अगर मैं इनकी डेंसिटी निकालूं पर यूनिट वॉल्यूम, तब कितने होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ दिस वायर जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। वॉल्यूम क्या होगी? कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हो, जो वॉल्यूम है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ ऑफ द वायर, ये वॉल्यूम हो गई। ये देखिए, लेंथ को एल लिया है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। अगर हमें इसका रेडियस पता होगा तो इसका एरिया भी पता लग जाएगा। सो वॉल्यूम और क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ के बीच में कुछ इस तरीके का रिलेशनशिप है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी हो गई कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज कैपिटल बी। अब इस रेशियो को, इसको मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ये मेरी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कहलाएगी। इसको कुछ इस तरीके से लिख देता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। फाइन। अब आपको पता लगेगा कि मैंने ये स्मॉल एन क्यों लिया। थोड़ा सा जरूरी है एक वैल्यू निकालने के लिए कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगने वाली है। फाइन, ओके। अब मैं पता लगाता हूं कि टोटल चार्ज जो कि मैंने कैपिटल क्यू ले लिया, उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के रूप में किस तरीके से लिखा जाए। दिस इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब मान लेते हैं इसकी जो वॉल्यूम है दैट इज कैपिटल वी, जिसको मैं ए इंटू एल लिख सकता हूं।
यस, लिख सकते हैं। तो अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मैं करंट कैरिंग कंडक्टर की वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वॉल्यूम जो कि क्रॉस सेक्शन एरिया और लेंथ ऑफ द कंडक्टर है। तो ये मेरे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकल आए इन दिस करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि इसके बराबर है, कैपिटल एन के बराबर है। कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनटू द वॉल्यूम ऑफ द वायर। फाइन। ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर मुझे टोटल चार्ज निकालना है, अगर कैपिटल क्यू निकालना है, तो क्या करूंगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज ये आए, और अगर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है उससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन में ये क्यू चार्ज है, वन इलेक्ट्रॉन में 1.6 टेंस पावर माइनस 19 कूलम चार्ज होता है, तो उसको हमने ये स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट कर दिया। तो मेरा टोटल चार्ज कुछ इस तरीके से आ गया। तो मैं ये जो सबसे पहले हमने जो फोर्स निकाली थी, मैग्नेटिक फोर्स कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू की जगह क्या मैं ये वैल्यू लिख सकता हूं? ऑब्वियसली लिख सकते हैं। तो अब जो हमारी फोर्स है इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं। जो हमारी मैग्नेटिक फोर्स है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, वो कुछ इस तरीके से लगने वाली है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, ये हमने लास्ट के वीडियोस में डिस्कस किया। अब आप सोचेंगे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्यों ली? सी, करंट कैरिंग कंडक्टर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट फ्लो का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। सी, कोई भी जो कंडक्टर है, मान लिया दिस इज ए कंडक्टर, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स, अभी मैंने इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया, लेकिन उसके बिना लगाने के बाद भी, मतलब अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस नहीं भी लगाया, तब भी इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। उनकी मूवमेंट तो होती है, उनके पास वेलोसिटी भी होती है, लेकिन जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, नेट वेलोसिटी है, दैट इज जीरो। जो वेलोसिटी होती है वो जीरो होती है जब इसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगा होता। इलेक्ट्रॉन्स चार्ज रैंडमली मूव करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, इधर से उधर भी जाता है चार्ज का फ्लो, लेकिन जो नेट चार्ज फ्लो है वो जीरो होता है। लेकिन जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस लगा देते हैं किसी वायर के अक्रॉस, किसी कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस, तो इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है। वो टकराते तो तब भी हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूव करने लग जाते हैं, जिससे करंट कॉन्स्टिट्यूट होता है। और किस वेलोसिटी से मूव करते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला जाता है। एवरेज वेलोसिटी विद विच इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो हम जब करंट की बात करते हैं, उसके फ्लो की बात करते हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी होती है उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में बोला जाता है। जब हम एक पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस लगाते हैं तभी करंट फ्लो करता है। तो यहां पे जो चार्ज की वेलोसिटी है दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब डिटेल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या डेरिवेशन है, वो किस तरीके से मूव करती है, वो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल में जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो एक तरह से हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स का कुछ ये फॉर्मूला आया। अभी इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको और डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ये नीचे मैंने आपके लिए प्रॉब्लम रखी है जो कि बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो फोर्स थी दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी, एरिया, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, दिस इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से मैं लिख सकता हूं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेट्स से डेल्टा एल ट्रेवल किया इन डेल्टा टी टाइम में, छोटा सा डिस्टेंस आगे बढ़े ये चार्ज डेल्टा टी टाइम में। वेलोसिटी को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यस। और दैट इज, ये हमने ले लिया कुछ इस तरीके से। अब आगे देखते हैं, ये जो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, मतलब अगर मैं यहां पे बात करता हूं, ये देखिए, मान लेते हैं कि ये यहां से स्टार्ट करते हैं और इलेक्ट चार्ज यहां पे पहुंच जाते हैं, ये हमारा डेल्टा एल हो गया। ये छोटा सा जो रीजन है, ये जब वेलोसिटी वीडी थी तो इतना छोटे से टाइम में डेल्टा एल ऊपर गए चार्ज। अगर टोटल चार्ज कितने थे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने गए यहां से यहां, पॉइंट ए से
पॉइंट बी तक। तो हम वो कैसे निकालेंगे? वो देखिए कुछ इस तरीके से होगा, डेल्टा एल, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो डेल्टा एल इंटू एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ दिस वायर विच इज पाई आर स्क्वायर, या इसको ए से रिप्रेजेंट किया है। तो इतने चार्जेस डेल्टा टी टाइम में पॉइंट ए से पॉइंट बी चले गए। अब इन जो नंबर ऑफ चार्जेस गए या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गए, इनमें चार्ज कितना था? एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इतना चार्ज डेल्टा टी टाइम में फ्लो किया, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इतना चार्ज फ्लो किया इतने टाइम में। तो क्या ये जो वैल्यू है, कुछ इसको हम ये नहीं बोल सकते करंट हो गया? करंट इज व्हाट? चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, और इस टाइम में हमारा जो चार्ज है वो इतना फ्लो कर रहा है। तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से देखिए, ये डेल्टा एल ए एंड यस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एन से भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो एन, दिस इज चार्ज, एंड दिस इज, ये जो पूरी जो चीजें हैं, एन, स्मॉल एन, एरिया, डेल्टा एल, डेल्टा टी एंड क्यू, ये करंट बन, इसकी वैल्यू क्या होगी? करंट, दैट इज, इसको हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बचा क्या हमारा? एल क्रॉस, जो लेंथ है, लेंथ इज ए वेक्टर क्वांटिटी, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए मैंने एल के ऊपर एरो बनाया है। तो जो फॉर्मूला हमारा निकल के आया, फोर्स जो निकल के आई, कुछ इस तरीके से निकल के आई। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है कोई, उस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या लगने वाली है? उस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। उस वायर की लेंथ कितनी है? एल। और उस क्रॉस प्रोडक्ट विथ वो वायर कितने मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है। जो एल लेंथ की जो डायरेक्शन है वो करंट की डायरेक्शन होगी, इवन दो यस करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी, जो लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन ही होगी। तो फाइनली हमारा जो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर कुछ ये निकल के आई। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो दैट इज आई एल बी, और उनके बीच में एंगल क्या है? उसका साइन थीटा। अगर करंट लेंथ जो है और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल अगर 90 डिग्री है तो साइन 91 हो जाएगा। तो अगर मैग्नीट्यूड बोलें, अगर 90 डिग्री है, तो इन दैट केस मैग्नीट्यूड वुड बी बी आई एल, वेयर बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, आई इज द करंट एंड एल इज द लेंथ ऑफ द वायर। चलिए, ये तो हमने डिराइव किया। अच्छा, एक चीज और, अगर मान लेते हैं कंडक्टर की जो शेप है दैट इज नॉट यूनिफॉर्म, स्ट्रेट नहीं है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से है, और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, उस केस में हम क्या करेंगे? फॉर्मूला वुड बी द सेम, लेकिन हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे इस वायर के, और उसमें क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उसको हम फिर जोड़ देंगे थ्रू इंटीग्रेशन। वेल, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। बस ये मैंने आपको बताया कि अगर इन केस वायर इज नॉट स्ट्रेट, उस केस में हम क्या मेथोडोलॉजी यूज करेंगे। चलिए, एक प्रॉब्लम करते हैं, थोड़ा सा ये जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया है उसको और समझने में आसानी होगी। माय फॉर्मूला इज, दिस इज वेक्टर फॉर्म में, और ये मैग्नीट्यूड है। अब चलिए देखते हैं, एक प्रॉब्लम को समझते हैं। अ स्ट्रेट वायर ऑफ मास 100 ग्राम्स, देखिए स्ट्रेट वायर सीधी वायर है जिसका मास 100 ग्राम्स है, हैविंग अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, कैरिंग ए करंट ऑफ 1.5 एम्पियर, एंड इट इज हैंगिंग इन द एयर बाय यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, पहले सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। एक करंट कैरिंग वायर, स्ट्रेट वायर, लेट्स से ये स्ट्रेट वायर है, और इसमें करंट फ्लो कर रहा है, कुछ लेट्स से इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, और इसकी लेंथ 1 मीटर है। मैंने ये लेंथ बना दी, 1 मीटर इसकी लेंथ है, और करंट कितना फ्लो कर रहा है? करंट इज 1.5 एम्पियर। तो हम लिख लेते हैं 1.5 एम्पियर, और इट इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम ये हैंग हैंग कर रही है एयर में, तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से होना चाहिए। अगर ये हवा में लटक रही है तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए। अभी हम समझते हैं क्यों मैंने ऐसा बनाया। ये देखिए, मैग्नेटिक फील्ड वुड बी इनसाइड दिस कंप्यूटर स्क्रीन, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, और करंट कुछ इस तरीके से जा रहा है, एंड
मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट है, और इनके बीच में जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल है। अब मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? आप देखिए मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, अगर हम आई से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये करंट है और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। आई होप आप समझेंगे, मैंने ये इस कंप्यूटर के अंदर जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया। और अब हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे इसकी लेंथ का, सॉरी नॉट करंट, इट्स लेंथ लेंगे। इसकी जो लेंथ है, लेंथ की डायरेक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड, विल स्टार्ट फ्रॉम लेंथ एंटी क्लॉकवाइज एंड विल रीच टू द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो हम कुछ एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, और जब हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो जो हमारा स्क्रू है वो ऊपर की तरफ, बाहर की तरफ निकलता है, ऊपर निकलता है। आप देखेंगे जब आप स्क्रू को, कोई नेल आपने अगर दीवार में फंसी हुई है, लकड़ी में फंसी हुई है, जब आप उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो बाहर की तरफ निकलती है। उसी तरह अगर मैं एल से, जो लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाऊंगा तो जो फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगी, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स। तो इस केस में भी जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगी, दिस इज मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। और जो वेट है इसका, वो जो करंट कैरिंग वायर है उसका जो वेट है mg, वो नीचे की तरफ लग रहा है। अभी हवा में हैंग कर रही है, इसका मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स है और जो वेट ऑफ द करंट कैरिंग वायर है दैट इज बैलेंस्ड। तो अगर हम बोलें मैग्नेटिक फोर्स, तभी वो हवा में हैंग कर रही है। मैग्नेटिक फोर्स शुड बी इक्वल टू द वेट, दैट इज द वेट ऑफ द वायर। अब इस बेसिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले मैग्नेटिक फोर्स निकालते हैं। ये मैग्नेटिक फोर्स एम से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और ये क्या होती है, करंट, लेंथ ऑफ द करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड, ये होती है। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालूं, डायरेक्शन मुझे पता लग गई ऊपर की तरफ है, अब मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड वुड बी करंट और लेंथ, मैग्नेटिक फील्ड, और उनके बीच में क्या एंगल है, थीटा इज 90, तो साइन थीटा मेरा 1 हो जाएगा। तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, I इंटू एल इंटू बी। करंट इज 1.5 एम्पियर, 1.5, लेंथ इसकी 1 मीटर है, और मैग्नेटिक फील्ड मुझे निकालना है। और ये जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसके बराबर होने वाली है, जो वेट है। अब वेट कितना है, अगर हम बात करें, विच इज m इंटू जी। मास इज 100 ग्राम्स, तो उसे केजी में कर देंगे, एसआई यूनिट्स में। 0.1 kg into acceleration due to gravity, that is 9.8, जो कि मेरा हो जाएगा 0.98 न्यूटन। अब इसको और इसको हम इक्वेट करेंगे, बिकॉज करंट कैरिंग वायर हवा में बिल्कुल लटक रही है, बैलेंस्ड है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स और उसका जो वेट है उन्होंने आपस में अपने आप को बैलेंस किया हुआ है। तो मैं सिर्फ इक्वेट करूंगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स 1.5 टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू, 1.5 इंटू 1, 1.5 भी होता है, इज इक्वल टू 0.98, जो कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है 0.98 डिवाइडेड बाय 1.5। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, 0.98 डिवाइडेड बाय 1.5, इट इज 0.6, 15 6 90, 0.65, अप्रोक्सीमेटली 0.65, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट इज टेस्ला। तो ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकल के आ रही है। सो दिस इज हाउ वी कुड फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अगर ये हमारी करंट कैरिंग वायर इज हैंगिंग इन द एयर। अच्छा, एक चीज और, इस केस में हमने मैग्नीट्यूड की तो बात की, लेकिन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? तो आप इस केस में आराम से निकाल सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, ये इस एरो से ये अंदर की तरफ जा रहा है, और कुछ इस तरीके से लेंथ वेक्टर है करंट की डायरेक्शन में, दिस इज द लेंथ वेक्टर, और इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ। तो अब क्या है, लेंथ से हम विल गो फ्रॉम एल टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी। तो क्लॉकवाइज जाएंगे, तो इसमें जो हमें
मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन मिलने वाली है वो कुछ ये मिलने वाली है। तो इस केस में जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है उसको इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगने वाली है। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। थैंक यू वेरी मच।